हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की ही श्रृंखला में। इससे पहले जो भी सारी हमारे क्लासें चल रही थी उसी को आज हम पुनः कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी आज जो हमारा उद्देश्य होगा इस क्लास को स्टार्ट करने का वो महज केवल और केवल एक ही उद्देश्य होगा कि इससे पहले जो भी सारी क्लासें हमारी चल रही थी इस इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में, उसमें यार उसी के आगे से आज हम अपनी बात को आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे एक बेहतरीन अंदाज में, ठीक है। तो इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा एंड उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। बाकी इस पॉलिटी की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पॉलिटी का तो अध्ययन कर ही रहे हैं और साथ ही साथ में हम लोग यार एक प्रकार से बोलना चाहें तो भारतीय संविधान का भी अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। एक बड़े ही बेहतरीन माध्यम के साथ में और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इससे पहले हम लोगों ने बात की थी भाग 6 के संदर्भ में, जिसमें हम लोगों ने राज्य की कार्यपालिका की बात की थी और उसमें जो सर्वाधिक हमारा सर्वोच्च पद होता है संवैधानिक रूप से, उसको हम लोग यार एक प्रकार से राज्य के स्तर पे उन्हीं सारे चीजों को देखने का प्रयास कर रहे हैं वन बाय वन, कैटेगरीज वाइज, ठीक है। तो इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, राज्यपाल महोदय जी के संदर्भ में थी। उसी के आगे आज हम उन्हीं की कुछ शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में देखते हैं और नजर डालते हैं भाग 6 में, जो कि भारतीय संविधान का हमारे क्या है, यानी हमारे संविधान का चैप्टर 6 है, जिसको हम लोग राज्य के स्तर पे यानी जिसको हम राज्य की कार्यपालिका का नाम देते हैं, ठीक है। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया राज्यपाल महोदय के संदर्भ में। आज हम इन्हीं राज्यपाल महोदय की कुछ शक्तियों का अध्ययन करेंगे, यानी इनके द्वारा हमारी ऐसी कौन कौन सी शक्तियों का प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है या पॉलिटी के अंतर्गत किया गया है, उन्हीं सारी शक्तियों के बड़े ही बेहतरीन तरीके से आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे इस क्लास के माध्यम से, ठीक है। और इतने बेहतरीन ढंग से करेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना हमको ना करना पड़े। तो बेसिकली हम लोग इसमें बात करेंगे जो भी हमारे पावर होंगे इनके संदर्भ में उन्हीं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की क्लास में थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। रिकॉल ये करते हैं कि जो भी हमारा भाग 6 था अर्थात राज्य की जो कार्यपालिका है, अगर हम इसको अनुच्छेदों में डिवाइड करना चाहें तो ये अनुच्छेद 162 से 237 के मध्य में ये भारतीय संविधान में प्रावधान हमारा देखने के लिए मिल जाता है राज्य के संदर्भ में। एंड इसी में हम लोगों ने बात की थी राज्यपाल महोदय की। तो राज्यपाल महोदय के संदर्भ में जो हमको अनुच्छेद मिलता है वो अनुच्छेद कहां से कहां तक मिलता है, तो वो हमने मिलता है अनुच्छेद जो हमने इससे पहले की क्लास में जिक्र किया था। क्या जिक्र किया था, यानी 152 से लेकर के हम लोगों ने जिक्र किया था 161 तक का। अब इसमें थोड़ा सा और हम डीप में चले जाते हैं, अगर हम लोग अध्ययन कर ही रहे हैं तो और डीप में चलते हैं, यानी इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने अध्ययन क्या क्या किया उसके बारे में देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 152 इसमें क्या था, इसमें था हमारा एक प्रकार से बोले तो राज्य की परिभाषा दी गई थी। राज्य की परिभाषा का प्रावधान किया गया है 152 के अंतर्गत। एंड इसी के अंतर्गत अगर और बात करें हम अनुच्छेद 153 की बात करें तो अनुच्छेद 153 में
यानी राज्यपाल महोदय का पद का प्रावधान मिलता है। किसका प्रावधान मिलता है? पद का प्रावधान देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसी के संदर्भ में थोड़ा सा जिक्र और करें तो ये हमारा 154 आता है। 154 में क्या बात करनी है? 154 में है कार्यपालिका शक्ति, यानी किसकी कार्यपालिका शक्ति मेरे शेर? ये कार्यपालिका शक्ति का जो प्रावधान किया गया वो हमारा राज्यपाल महोदय जी के संदर्भ में या राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में ये हमारा प्रावधान देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसी के संदर्भ में अगर थोड़ा सा जिक्र और करें तो अनुच्छेद 155 ये क्या प्रावधान करता है? राज्य की ये एक प्रकार से योग्यता का प्रावधान करता है। किसका? योग्यता नहीं, नियुक्ति का प्रावधान करता है। राज्यपाल महोदय की नियुक्ति कौन करेगा और कैसे करेगा, किस प्रकार से करेगा, तो ये सारा नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रावधान मिलता है वो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसी के पश्चात में अनुच्छेद 156 ये क्या प्रावधान करता है? ये प्रावधान करता है हमारा एक प्रकार से कार्यकाल का, यानी कार्यकाल बोल सकते हैं या इनकी हम पद अवधि बोल सकते हैं। इनके पद अवधि का जो प्रावधान मिलता है वो कहां पे मिलता है? 156 के अंतर्गत में। एंड इसी में बात करें 157 में, 157 प्रावधान करता है इनकी योग्यता के संदर्भ में कि राज्यपाल महोदय जी की योग्यता हमारी क्या होगी, या अगर किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी व्यक्ति को अगर राज्यपाल बनना है तो उसके लिए उसके अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 157 के मध्य में दिया गया है। ठीक है। एंड इसी के संदर्भ में थोड़ा सा जिक्र और करें हम तो इसी में हम थोड़ी सी जिक्र और करते हैं जो कि अनुच्छेदों के माध्यम से करते हैं और अनुच्छेद 158 की बात करते हैं। अनुच्छेद 158 ये क्या प्रावधान करता है? ये प्रावधान करता है इनके शर्तों के संबंध में, यानी राज्यपाल बनना है तो क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए और क्या अवगुण होने चाहिए किसी भी व्यक्ति के अंदर में। ठीक है, तो शर्तों का प्रावधान अनुच्छेद 158 में। एंड इसी के पश्चात में अगर बात करें हम अनुच्छेद 159 के संदर्भ में तो इसमें शपथ का प्रावधान है। किसका प्रावधान? शपथ का, कि राज्यपाल महोदय की अगर नियुक्ति हो जाती है तो उनको शपथ ग्रहण कौन करवाएगा, इसके संदर्भ में भारतीय संविधान में एक बेहतरीन अनुच्छेद दिया गया है जिसको हम लोग आर्टिकल 159 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। एंड इसी के पश्चात में अनुच्छेद 160 इसमें क्या बात की गई? इसमें बात की गई है अन्य आकस्मिकता का, यानी अन्य आकस्मिकता का प्रावधान कहां पे मिलता है? ये प्रावधान मिलता है 160 में। एंड इसी के पश्चात में अगर और बात करें तो 161 ये क्षमादान की शक्ति का प्रावधान करता है राज्यपाल महोदय के संदर्भ में। ठीक है, तो इतने सारे अनुच्छेदों का जिक्र हम इससे पहले की क्लास में कर चुके हैं और इतने बेहतरीन ढंग से किया हम लोगों ने कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे वो थोड़ी सी बात इसी के संदर्भ में अपनी क्लास को हम आज स्टार्ट करते हैं कि इनके पास में इस क्षमादान की शक्ति के अलावा भी ऐसी हमारी और भी शक्तियां हैं राज्यपाल महोदय जी के संदर्भ में, जो कि ये अपने द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं और इतने बेहतरीन ढंग से करते हैं कि राज्य की जो भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है या राजनीतिक व्यवस्था है
वो एकदम सुचारू रूप से या व्यवस्थित रूप से संचालित होती है राज्यपाल महोदय जी के नेतृत्व में। ठीक है, क्षमादान की शक्ति हम लोगों ने देख ली है। इस क्षमादान की शक्ति में ही यार इनको स्पेशल पावर भी के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको हम लोग स्पेशल पावर भी बोलते हैं। किसके लिए? ये हमारी एक प्रकार से बोले राज्यपाल महोदय जी के संदर्भ में विशेषाधिकार की शक्ति भी इसको हम बोल सकते हैं। तो देखते हैं इसके संदर्भ में और कौन कौन सी शक्तियां हैं। ये एक हो गई क्षमादान शक्ति एंड दूसरी विशेषाधिकार शक्ति एंड इसी के पश्चात में बात करें विधायी शक्ति के पश्चात में वित्तीय शक्ति एंड वित्तीय शक्ति के पश्चात में और क्या आता है? वित्तीय शक्ति के पश्चात में आपात शक्ति आपात के पश्चात में स्वविवेक शक्ति। इतनी सारी शक्तियों का अध्ययन हम करेंगे आज। ठीक है, इसमें विशेषाधिकार, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, आपात शक्ति, स्वविवेक शक्ति, इस प्रकार की हमारी बहुत सारी शक्तियां हैं जो कि राज्यपाल महोदय जी के संदर्भ में क्या है? प्रचलित हैं। इसमें हम एक एक करके देखते हैं कि इनकी कौन सी शक्ति में क्या प्रावधान या किस प्रकार की शक्ति देखने के लिए मिल जाती है। एक हमारी कार्यकारी शक्ति भी आती है, उसको भी नोट कर लीजिएगा कि कार्यकारी शक्ति के नाम से भी जानते हैं, जिसको एग्जीक्यूटिव पावर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्षमादान की शक्ति हम लोगों ने देख ली कि इनको फांसी की जो भी सजा होती है इसका अधिकार नहीं होता, और जो भी हमारे सैन्य मामलों में जो भी हमारी शक्तियां होती हैं उस न्यायालय से संबंधित शक्ति भी इनको प्राप्त नहीं है। इन दोनों शक्तियों को छोड़ करके अन्य जितनी भी हमारी आपराधिक कृत्यों में दी जाने वाली शक्तियां हैं वो सारी की सारी शक्तियां राज्यपाल महोदय जी के पास प्राप्त हैं या मुहैया कराई गई हैं। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी कंपैरिजन यार राष्ट्रपति जी के संदर्भ में भी करते जाइएगा। राष्ट्रपति महोदय के पास में भी यही सारी शक्तियां हैं, केवल फर्क इतना हो जाता है कि इसमें क्षमादान की शक्ति 161 में प्रावधान है, राष्ट्रपति महोदय जी के संदर्भ में अनुच्छेद 72 प्रावधान करता है, और उनके संदर्भ में काफी सारी चीजें हैं कि वो सारी शक्तियों को माफ कर सकते हैं। जितने भी हमारे आपराधिक कृत्य होते हैं या होने वाले हैं भारत देश के अंतर्गत, उन सारी की सारी आपराधिक कृत्यों को भारत का केवल एक ही व्यक्ति माफ कर सकता है, वो है हमारा केवल और केवल कौन? राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, माफ ये भी करते हैं, केवल और केवल 2 आपराधिक कृत्यों को ये माफ नहीं करते हैं, ये शक्ति इनको प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, इसी के पश्चात में ये जो हमारा आपातकालीन शक्ति है, ये आपातकालीन शक्ति थोड़ा सा सेम नहीं है। ऐसा क्यों? सबसे पहली बात इसी की कर लेते हैं, आपातकालीन शक्ति की। आपातकालीन शक्ति ये हमारा राज्यपाल महोदय के पास में आपातकाल की शक्ति नहीं है, ये शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय जी को ही दी गई है, जो कि यार हम लोग जानते हैं 3 प्रकार के आपात हमारे इंडिया के अंतर्गत या भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है एंड अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात हमारे लगाया जाता है। और बहुत ही खुशनसीबी वाली बात यह है कि अभी तक इंडिया के अंतर्गत अनुच्छेद 360 एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक प्रकार से बोले तो खुशनसीबी वाली बात ही है भारत देश के संदर्भ में। ठीक है, और इसी के संदर्भ में जब भी कभी राष्ट्रपति शासन लगता है तो नाम भले राष्ट्रपति शासन का होता है अनुच्छेद 356, लेकिन ये जो राष्ट्रपति शासन होता है ये राज्यों के अंतर्गत लगाया जाता है।
जब कभी भी राज्यों की स्थिति हमारे खराब हो जाती है या राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगता है कि किसी भी भारत के किसी भी राज्य की स्थिति हमारी खराब हो गई है या वहां पे कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन क्या करते हैं, लगाते हैं। और राष्ट्रपति शासन लगने से तात्पर्य ये नहीं है कि वहां पे राष्ट्रपति का शासन हो जाता है, वो पूरा का पूरा राज्य राज्यपाल के अंडर में चला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश क्योंकि सारे राज्यों में जो राज्यपाल की व्यवस्था की गई है वो राज्यपाल हमारा केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है और केंद्र में जो सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है वो हमारा राष्ट्रपति महोदय का होता है। इसी कारणवश जब भी हमारा राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है तो वहां पे मुख्यमंत्री का शासन समाप्त कर दिया जाता है और पूर्णतः वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है या जो राजनीतिक व्यवस्था होती है पूर्णतः राज्यपाल के अंडर में पूरा का पूरा राज्य चलने लगता है। यही है हमारा आपातकालीन शक्ति, जो कि राष्ट्रपति महोदय को ये शक्ति दी गई है। लेकिन ये जो भी सारी बातें अभी हम लोगों ने की ये राज्य के संदर्भ में है क्योंकि ये राज्य में ही लगता है। ठीक है, तो ये आपातकालीन शक्ति हो गई। इसी के संदर्भ में बात करें स्वाविवेक की शक्ति। स्वाविवेक की शक्ति क्या होती है? स्वाविवेक की शक्ति ये दोनों लोगों को प्राप्त है, राष्ट्रपति महोदय को भी और राज्यपाल महोदय को भी। स्वाविवेक से तात्पर्य ये है कि ये अपने विवेक का इस्तेमाल करके किसी भी विधेयक पर या किसी भी प्रकार का अगर कोई भी कानून इनके समक्ष में आता है तो इनके पास में 2 से 3 परिस्थितियां या परिस्थिति बनती है। पहली, अगर किसी भी प्रकार का कोई हमारा विधेयक राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास में आता है, सर्वप्रथम हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति के पास में अगर किसी भी प्रकार का कोई विधेयक या बिल हस्ताक्षर के लिए आता है तो उनके पास में 3 विकल्प होते हैं, या तो उस विधेयक पर आसानी पूर्वक हस्ताक्षर कर दें और उसको कानून के रूप में पारित कर दें, और दूसरी परिस्थिति ये बनती है या तो वो उसको एक प्रकार से लौटा दें कि आप हमको ये विधेयक आपको हमारा मतलब पसंद नहीं आया, हम इस विधेयक से असहमत हैं, इस विधेयक पर आप पुनर्विचार कीजिए, तो ये संसद के लिए वापस लौटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट पॉइंट वाली बात ये बनती है कि बाई चांस उसी बिल को फिर से संसद ने पुनः उसी रूप में लौटा दिया राष्ट्रपति के पास में फिर से, तो राष्ट्रपति महोदय इस बार उसको वापस नहीं लौटा सकते हैं। इस बार वो उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या होंगे? बाध्य होंगे। ठीक है, एंड तीसरी कंडीशन होती है कि वो उस पर जेबी वीटो का प्रयोग कर दें, या जिसको हम लोग पॉकेट वीटो या वीटो के नाम से भी जानते हैं, कि अपने पास उसको सुरक्षित रख लेंगे, जब उनकी इच्छा करेगी तब वो उस पर हस्ताक्षर करेंगे। तो ये 3 शक्तियां हमारी होती हैं विवेकाधिकार में, जो कि किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय 3 विकल्पों पर उस पर कार्यवाही करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर राज्यपाल के संदर्भ में बात करें तो राज्यपाल के संदर्भ में इन तीनों शक्तियों को तो दिया ही गया है, इन तीनों के साथ साथ में एक शक्ति राष्ट्रपति महोदय से ज्यादा दे दी गई। क्या? कि ये तीनों चीजें तो दे ही दी गई कि उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, उसको वापस कर सकते हैं, उस पे वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, एंड इसी के पश्चात में एक शक्ति ये दी गई कि ये उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं और सुरक्षित रखने के पश्चात में इसको राष्ट्रपति महोदय को सौंप देते हैं। यदि राष्ट्रपति महोदय इसको राज्यपाल महोदय जी को कहेंगे कि आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए, तो फिर राज्यपाल महोदय इस पर हस्ताक्षर करके उस पूरे के पूरे विधेयक को राज्य के संदर्भ में एक कानून के रूप में क्या कर देते हैं? पारित कर देते हैं। तो ये एक प्रकार की शक्ति इनको राष्ट्रपति महोदय से ज्यादा दी गई है कि कोई भी अगर विधेयक आता है तो उसको राष्ट्रपति जी के लिए ये सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्वविवेक की शक्ति हो गई, जो कि हमारा एक प्रकार से बोले तो राष्ट्रपति जी से एक शक्ति इनको ज्यादा दी गई है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में ये कार्यकारी शक्ति क्या होती है? एग्जीक्यूटिव पावर।
यानी कार्यकारी शक्ति से तात्पर्य यह है कि जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होगी, वैसे तो फिलहाल में 28 राज्य हैं, 28 राज्य में 2800 राज्यों में हमारे राज्यपाल की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और कार्यकारी से तात्पर्य यह है कि राज्यपाल महोदय जिसको भी चाहेंगे अपने राज्य के अंतर्गत में, क्योंकि सर्वोपरि संवैधानिक पद सबसे सर्वश्रेष्ठ पद है ये, ठीक है, तो ये जिसको भी चाहेंगे उसको किसी भी अधिकारी को मान लो, यानी कोई भी हमारा अधिकारी है राज्य में, तो उसको ये सस्पेंड कर सकते हैं, ये शक्ति प्राप्त है। उसका प्रमोशन वगैरह देख सकते हैं, सस्पेंड करने के पश्चात में उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी शक्तियां हैं जो कि कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इस तरीके की शक्ति जो भी आएगी वो कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आती है। ट्रांसफर करना, इस्तीफा देना या इसी भी प्रकार का उस व्यक्ति जो भी हमारा अधिकारी होगा उसके संदर्भ में किसी भी प्रकार की अगर कोई कार्यवाही करनी होगी तो यही हमारे राज्यपाल महोदय करेंगे। लेकिन एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि ये जो सारा सिस्टम होता है, खेल सारा मुख्यमंत्री जी खेलते हैं, नाम केवल राज्यपाल महोदय का होता है। ये चीजें याद रखना कि राज्य में जो भी सारी गतिविधियां होंगी वो हमारे करेंगे मुख्यमंत्री महोदय, यानी करेंगे मुख्यमंत्री सारे कार्य, और नाम किसका होगा? नाम होगा राज्यपाल महोदय का, ठीक है। जैसे केंद्र में हमारा सारा कार्य करते हैं कौन? प्रधानमंत्री जी, और नाम किसका होता है? वो होता है राष्ट्रपति महोदय का, कि राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा ये सारे कार्य किए गए, ठीक है। तो इस प्रकार से यार ये हमारी क्या हो गई? कार्यकारी शक्ति, ये हमारा राज्यपाल महोदय जी के संदर्भ में ये शक्ति भी इनको मुहैया कराया गया है। इसी के पश्चात में बात करें विधायी शक्ति की। विधायी शक्ति से तात्पर्य यह है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई कानून वगैरह बनाना हो गया तो ये भी हम जानते हैं कि केंद्र में अगर कानून बनता है तो वो भी पहले संसद में बाकायदा बहुमत के साथ में पारित होता है, उसके पश्चात में राष्ट्रपति महोदय के पास में जाता है। राष्ट्रपति महोदय के पास में अगर गया तो 3 शक्तियां हैं जो कि अभी हम लोगों ने देखा, और उस पर अगर वो हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर वो हस्ताक्षर करने के पश्चात में वो विधेयक हमारा पूरे देश के लिए एक कानून बन जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर राज्य के स्तर पे बात करें तो राज्य के स्तर पे विधानमंडल में हमारा पूर्ण बहुमत के साथ में कोई भी विधेयक पारित होगा, उसके पश्चात में राज्यपाल महोदय के पास में जाता है। राज्यपाल महोदय के पास में 4 ऑप्शन जो कि अभी हम लोगों ने जिक्र किया, एंड उसी के पश्चात में जैसे उन्होंने हस्ताक्षर किया तो पूरे राज्य के संदर्भ में वो विधेयक एक कानून के रूप में उभर करके आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी एक प्रकार से विधायी शक्ति हो गई। और विधायी शक्ति से और भी चीजें याद रखना कि संसद में जब सत्र वगैरह चलता है तभी हमारा ये विधेयक वगैरह बनते हैं, जो कि अगर इन शक्तियों को और बेहतरीन ढंग से समझना है तो फिर यार संघ वाली क्लास देखिएगा जो कि राष्ट्रपति महोदय जी के संदर्भ में है। केवल और केवल फर्क केवल इतना है, यहाँ राज्यपाल बेसिकली प्रॉपरली हम नाम देते हैं राज्यपाल का, और वहां पे प्रॉपरली हम एक नाम देते हैं किसका? राष्ट्रपति महोदय का, ठीक है। तो उस क्लास को भी देख लीजिएगा, उसके पश्चात यहाँ पे आकर के देखिएगा, यहाँ पे बेसिकली हम केवल और केवल एक बार रिकॉल करते हैं, लेकिन डिटेल में अध्ययन वहां पे हम कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूं कि जिस भी बालक ने अगर भाग 5 का अध्ययन किया होगा तो भाग 6 समझने में उसको तनिक भी दुविधा उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो भाग 5 अगर आप लोगों ने देखा है तो काफी अच्छी बात है, और उसको देख भी लीजिएगा। तो ये 6 पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल नाम चेंज करने होंगे हमको, बस फर्क इतना होगा, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में वित्तीय शक्ति क्या होती है? वित्तीय शक्ति यार ये होती है कि हम लोग जानते हैं जिस प्रकार से केंद्र में हम लोगों ने अध्ययन किया कि बजट वगैरह जब हमारा बनाया जाता है तो बजट वगैरह बनता है तो बजट पेश करने का जो अधिकार होता है या जो शक्ति होती है
वो केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय को होती है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय इस बजट को अर्थात इस वार्षिक वित्तीय विवरण को पेश ना करते हुए अपने किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पूरे साल का बजट पेश करवाते हैं। और वो हमारा अन्य व्यक्ति कौन होता है? तो वो हमारा केंद्र का वित्त मंत्री होता है, ठीक है, जो कि हर वर्ष ये हमारा बजट पेश होता रहता है, जो कि फरवरी में पेश होता है बजट, ठीक है। उसी प्रकार से अगर राज्य के स्तर पे बात करें तो राज्य के स्तर पे इस बजट को पेश करने का जो अधिकार या जो शक्ति प्रदान की गई है वो हमारा प्रदान किया गया है राज्यपाल महोदय को। लेकिन राज्यपाल महोदय ऐसा ना करते हुए अपने अन्य प्रतिनिधि के द्वारा इस मतलब बजट को पेश करवाते हैं, जो कि ये हमारा कौन होता है? तो ये राज्य का वित्त मंत्री होता है, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं, बार बार हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, केवल नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा वित्तीय शक्ति हो गई। विशेषाधिकार शक्ति जो कि हम लोग जानते हैं, विशेषाधिकार शक्ति में वही सारी बातें, क्षमादान वाली शक्ति, विशेषाधिकार प्राप्त है कि इनको किसी भी प्रकार का फौजदारी का मुकदमा अगर इनके ऊपर लगता है या राष्ट्रपति महोदय जी के ऊपर लगता है तो इनको ये शक्ति प्रदान किया गया है अनुच्छेद 161 के तहत और उनको 72 के तहत कि ये अपनी शक्ति को स्वयं माफ कर सकते हैं। लेकिन जब तक पद पर बने हैं तभी तक, पद से अगर हटेंगे तो फिर फौजदारी का मुकदमा इन पे लगेगा और इनको भी बाकायदा जेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये कई सारी ऐसी शक्तियां हैं जो कि यार राज्यपाल महोदय जी के संदर्भ में प्रचलित भी हैं और राष्ट्रपति महोदय जी के संदर्भ में भी क्या है, प्रचलित हैं। तो दोनों को कंपैरिजन करके देखिएगा, काफी सहजता महसूस होगी अध्ययन करने के उद्देश्य से और समझने के उद्देश्य से, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 161 तक की बात हो गई। देखते हैं इसी में अनुच्छेद 162 के संदर्भ में, अनुच्छेद 162 इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का प्रावधान किया गया है। विस्तार से तात्पर्य क्या है? विस्तार से तात्पर्य यही है कि एक प्रकार से, जिस प्रकार से अगर हम केंद्र का अध्ययन करते हैं तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति महोदय जी को ये शक्ति प्रदान थी कि अगर केंद्र के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई कानून बनाना है या केंद्र की प्रशासनिक व्यवस्था को और आसानी पूर्वक संचालित करना है तो राष्ट्रपति महोदय उस पर कानून बना सकते हैं। यही है हमारा क्या कि वो था केंद्र पालिका का, केंद्र की कार्यपालिका के शक्ति का विस्तार, और यहाँ पे है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यपाल महोदय राज्य के संदर्भ में कानून बना करके उसको आसानी पूर्वक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो वही है एक प्रकार से कानूनी विस्तार कार्यपालिका का, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है बाई आर्टिकल वाइज अनुच्छेद 162 के संदर्भ में। एंड इसी के पश्चात में बात करें अनुच्छेद 163 की बात करें। अनुच्छेद 163 में बात की गई है हमारा राज्य के मंत्री परिषद के संदर्भ में। मंत्री परिषद का प्रावधान करता है, राज्य के मंत्री परिषद का प्रावधान करता है। इसको हम लोगों ने केंद्र में भी देखा था जो कि आर्टिकल 74 बता रहा था हमारा, ठीक है। यानी आर्टिकल 74 और 75 ये हमारा प्रावधान करता था केंद्र के मंत्री परिषद का, और यहाँ पे अनुच्छेद 163 प्रावधान करता है राज्य की मंत्री परिषद का, ठीक है। और इस पूरे के पूरे मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो कौन होगा मेरे शेर? वो होगा मुख्यमंत्री। कौन होगा? मुख्यमंत्री। यानी इस पूरे के पूरे मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वही हमारा मुख्यमंत्री होता है। तो यहीं पे हमको दोनों चीजें याद रखनी है, दोनों चीजों का प्रावधान किया गया कहां पे? अनुच्छेद 163 के संदर्भ में, ठीक है। इसी के पश्चात में
बात करते हैं अनुच्छेद 174 की। अनुच्छेद 164, इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें राज्य के अन्य मंत्रियों का प्रावधान किया गया है। अन्य मंत्रियों से क्या तात्पर्य है? अन्य मंत्रियों से यार तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने केंद्र के संदर्भ में अध्ययन किया था कि हमारे ये जो मुख्यमंत्री होते हैं, इसको मान लो प्रधानमंत्री, जो कि अध्ययन कर चुके हैं, और इस मंत्री परिषद को केंद्र का मंत्री परिषद मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अन्य मंत्री होंगे इसको केंद्र का मंत्री मानते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा सिस्टम हमारा वही है, पूरा का पूरा सिस्टम जैसे केंद्र का चलता है वही सिस्टम हम उठा करके राज्य में रखते हैं, ठीक है। केंद्र में हमारा राष्ट्रपति, राज्य में हमारा राज्यपाल, केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, केंद्र में हमारा केंद्र की मंत्रिपरिषद, राज्य में हमारी राज्य की मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो पूरा का पूरा सिस्टम पूरा वैसा ही है, केवल और केवल नाम चेंज हो गया, और नाम चेंज होने के पश्चात में इनका जो पद है उस पद का थोड़ा सा छोटा रूप हो गया। यानी राष्ट्रपति बहुत बड़ा पद है यार, पूरे भारत का बहुत बड़ा पद, जो कि पूरे भारत के संदर्भ में है, और उसी का एक छोटा रूप हमारा राज्य हो गया। और इस राज्य में जो सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक पद है वो कौन सा? वो राज्यपाल महोदय का, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिस भी बालक ने भाग 5 का अध्ययन किया होगा, भाग 6 समझने में तनिक भी दुविधा उत्पन्न नहीं होगी। तो भाग 5 आप लोग अवश्य देखिएगा। भाग 6 में केवल और केवल आपको क्या करना है? नाम चेंज करना है, ठीक है। तो अन्य मंत्रियों का प्रावधान यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ी सी जिक्र और कर लेते हैं, भले ही वहां पे देखा गया तो क्या हुआ, थोड़ा सा जिक्र और करते हैं। अन्य मंत्रियों में, जैसे अन्य मंत्रियों में हम लोग जानते हैं कि मंत्री हमारे 4 प्रकार के, कितने प्रकार के? पूरे के पूरे इंडिया के अंतर्गत, चाहे हम केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, पूरे के पूरे टोटल मंत्री कितने प्रकार के? 4 प्रकार के मंत्री। कौन कौन से? पहला हमारा हो गया कैबिनेट मंत्री, याद रखिएगा सारी चीजों को, कैबिनेट मंत्री। दूसरा हमारा हो गया राज्य मंत्री, एंड तीसरा हो गया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। एंड इसी में जो चौथा अध्ययन करना है वो है हमारा उपमंत्री। कौन है? उपमंत्री, ठीक है। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? किसी भी डिपार्टमेंट का सबसे जो बड़ा मंत्री होता है वो हमारा कैबिनेट मंत्री होता है। सबसे बड़ा मंत्री कौन? कैबिनेट मंत्री। अभी जैसे हम बात करें, केंद्र का एग्जांपल लेते हैं, केंद्र में हमारे जैसे एक प्रकार से बोले गृह मंत्री कौन? अमित शाह जी हैं। गृह मंत्री वर्तमान में कौन? अमित शाह जी। तो पूरे के पूरे भारत देश के अंतर्गत एक मंत्रालय बनाया गया पूरे देश के लिए, जिसको हम गृह मंत्रालय के नाम से जानते हैं। और इस पूरे भारत देश के अंतर्गत ये जो गृह मंत्रालय बनाया गया, इस गृह मंत्रालय का हमारा एक कैबिनेट मंत्री होगा जो कि पूरे देश के गृह मंत्रालय को संभालेगा। वही हमारा मंत्री कौन है? कैबिनेट मंत्री, अर्थात अमित शाह जी, ठीक है। एंड इसी कैबिनेट मंत्रालय में और किसकी बात करें? रक्षा मंत्रालय की बात कर लें। रक्षा मंत्रालय की बात करें, राजनाथ सिंह जी हो गए हमारे। ये पूरे के पूरे देश के अंतर्गत जो रक्षा का मंत्रालय संभालेगा वो कौन? राजनाथ सिंह जी। अब ये जो राजनाथ सिंह जी हो गए, ये पूरे देश के कौन हो गए? रक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री, ठीक है। इसी प्रकार से शिक्षा मंत्री हो गए हमारे। शिक्षा मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी कौन? शिक्षा मंत्री। अब ये जो शिक्षा मंत्री हमारे, ये शिक्षा मंत्री पूरे के पूरे भारत देश का एक शिक्षा मंत्रालय होगा जो कि शिक्षा के क्षेत्र में पूरे भारत देश में कार्य करेगा। और इसी पूरे भारत देश के अंतर्गत में ये जो शिक्षा मंत्रालय कार्य कर रहा है, इसका हमारा सर्वोच्च एक मंत्री बनाया गया जिसको हम कैबिनेट मंत्री के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से भारत देश के अंतर्गत कई सारे मंत्रालय हैं। रेल मंत्री, कपड़ा मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री,
इस प्रकार से कई सारे मंत्री हैं, तो वो बड़े बड़े मंत्रियों को हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड इन्हीं की सहायता के लिए बनाया गया राज्य मंत्री। किसकी सहायता के लिए, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री बनाया गया। और ये जो राज्य मंत्री होंगे ये भी हमारे इसी डिपार्टमेंट के होंगे, यानी इसी शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड एक छोटा मंत्री होगा जो कि कैबिनेट मंत्री से छोटा होगा। ये भी पूरे देश के अंतर्गत ही कार्य करेगा, लेकिन इनसे नीचे होकर के कार्य करेगा और एक प्रकार से इनकी हेल्प करेगा। ठीक है, और इसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक उप मंत्री बनाया गया जो कि इनकी सहायता के लिए बनाया गया। ठीक है, बात को समझ रहे हैं मेरे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो पूरा का पूरा सिस्टम वही चलता है। सबसे बड़ा मंत्री, उनकी हेल्प के लिए उसी डिपार्टमेंट के लिए राज्य मंत्री, इनकी हेल्प के लिए उसी डिपार्टमेंट के लिए एक उप मंत्री। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार की किसी भी मंत्रालय से अगर शिकायत है तो वो पहले उप मंत्री को सूचित करेगा, उप मंत्री सूचित करेगा राज्य मंत्री को, राज्य मंत्री सूचित करेगा कैबिनेट मंत्री को, और फाइनली जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा मेरे शेर, वो कैबिनेट मंत्री हमारा लेगा। ये मंत्री हमारे कार्य भले करते हैं लेकिन ये अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये निर्णय नहीं ले सकते हैं। निर्णय कौन लेगा, तो निर्णय लेगा कैबिनेट मंत्री। इसको हमने याद रखना है। एंड ये लास्ट जो बचता है स्वतंत्र प्रभार, मेरे शेर ये स्वतंत्र प्रभार नाम का ऐसा कोई मंत्री होता नहीं है, लेकिन ये राज्य मंत्री ही होते हैं जो कि जब कैबिनेट मंत्री कहीं पे चले जाते हैं या किसी कारणवश किसी भी परिस्थिति में एक कैबिनेट मंत्रालय का पद खाली हो जाता है तो इन्हीं राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के नाम से जानते हैं और इन्हीं को उठा करके बैठा देते हैं कैबिनेट मंत्री के पद पे। और ये भी क्या कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मंत्री परिषद है हमारा, जो कि केंद्र का भी वही है और राज्य का भी वही है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है। और फिलहाल में ये जो मंत्री परिषद होता है, ये जो मंत्री परिषद होता है, ये मंत्री परिषद हमारा क्या होगा, एक तरफ विधानसभा क्योंकि राज्य का अध्ययन कर रहे हैं, एक तरफ विधान परिषद। विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, केवल और केवल 6 राज्यों में है। इसको आगे देखेंगे हम। तो इस विधानसभा का 15%, विधानसभा का कितना, विधानसभा का 15% सदस्य ही इस मंत्री परिषद में क्या होंगे, शामिल होंगे। यानी विधानसभा की ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि किस राज्य में कितनी विधानसभाएं सीटें हमारी हो सकती हैं। उस राज्य के अनुसार से ही ये सीटें हमारी डिसाइड की जाएगी कि जहां जितनी सीटें यहाँ पे होगी उसी हिसाब से अपना अपना राज्य अपने अपने मंत्री क्या करेगा, डिसाइड करेगा। फिलहाल में सीटों की संख्या अधिकतम यहाँ पे 500 और कम से कम 60 हो सकती है। बाकी राज्य अपने अनुसार डिसाइड करते हैं और अपने अपने राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग विधानसभाएं सीटें निश्चित की गई हैं। ठीक है, तो फिलहाल में जब विधानसभा और विधान परिषद का अध्ययन करेंगे तो वहां पे डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि मंत्री परिषद में जो सदस्य होंगे वो 15% होंगे। विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% सदस्य ही हमारे आते हैं और इसी में आ जाता है मंत्रिमंडल, जो कि मंत्री परिषद से छोटा ही होता है मंत्रिमंडल, और उसमें कुल मिलाकर के मेन मंत्री हमारे आते हैं जो कि अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो निर्णय कौन कौन से मंत्री लेते हैं, एक हमारा कैबिनेट मंत्री और एक हमारा राज्य मंत्री, यही दो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड निर्णय लेते हैं। तो मंत्रिमंडल में इन्हीं दो मंत्रियों को शामिल किया गया है, इन फर्जी मंत्रियों को शामिल नहीं किया गया है। मंत्री परिषद में काम वाले मंत्री भी होते हैं और फर्जी मंत्री भी होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल और केवल काम वाले मंत्री ही होते हैं जिनका आवश्यक कार्य होता है और जो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है,
तो फिलहाल में इतनी सारी चीजें जो मैं बता चुका हूं मेरे अनुसार इतनी पर्याप्त होंगी, और फिलहाल में अगर केंद्र वाली चीजें आप लोग पढ़ लोगे तो सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 164 के संदर्भ में। इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 165 की। 165 की बात करते हैं। 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है, या जिसको हम लोग एडवोकेट जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल के नाम से भी जानते हैं। यानी जिस प्रकार से हम लोगों ने केंद्र में अध्ययन किया था, किसका अध्ययन किया था? केंद्र में अध्ययन किया था अटॉर्नी जनरल का, विधि अधिकारी जो कि कानूनी सलाह देता है केंद्र सरकार को, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 76 के मध्य में किया गया है। उसी प्रकार से ये हमको राज्य सरकार को, ये जो एडवोकेट जनरल होता है ये राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है, और राज्य सरकार का ये विधि सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में इसको जानते हैं। ये एक प्रकार का वकील होता है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, नाम केवल चेंज है, कार्य सारे वही है। अटॉर्नी जनरल वो केंद्र की वकालत करता है, एडवोकेट जनरल ये राज्य की वकालत करता है। इसको भी सैलरी नहीं दी जाती, उसको भी सैलरी नहीं दी जाती। सैलरी क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि ये आम पब्लिक का भी मुकदमा लड़ता है, वो भी आम पब्लिक का मुकदमा लड़ता है, इसी कारण वह सैलरी नहीं दी जाती है। नियुक्ति वहां पे उनकी करते हैं राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह से, और यहाँ पे राज्यपाल महोदय नियुक्ति करते हैं किसकी सहायता से? मुख्यमंत्री की सलाह से। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें सेम है, जो केंद्र में वही राज्य में केवल और केवल चेंजमेंट होता है, तो वो नाम में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, फर्क केवल इतना ही है, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम वैसे ही चलती हैं हमारी। ये है अनुच्छेद 165 के संदर्भ में। अनुच्छेद 166 की बात करते हैं। अनुच्छेद 166 क्या प्रावधान करता है? यहीं पे देखते हैं। अनुच्छेद 166 ये प्रावधान करता है, अनुच्छेद 166 ये प्रावधान ये करता है कि जो भी हमारी केंद्र की जिस प्रकार से गतिविधियां होती थी, तो केंद्र की गतिविधियों का संचालन कौन करेगा? तो वो हमारे राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं, लेकिन नाम किसका होता है? सॉरी, करते प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन नाम होता है राष्ट्रपति महोदय का। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से वो केंद्र का मैटर था, ये राज्य का मैटर है। यहां पे राज्य के कार्यों का संचलन का प्रावधान किया गया है, और राज्य के कार्यों का संचालन कौन करता है? राज्यपाल महोदय। वास्तविक रूप में सारा कार्य कौन देखता है? मुख्यमंत्री महोदय। नाम किसका होता है? राज्यपाल महोदय का, क्योंकि फाइनली लास्ट में जो एक प्रकार से सिग्नेचर वगैरह होती है वो राज्यपाल महोदय की ही होती है। ठीक है, तो इसी कारणवश इनका नाम दे दिया जाता है। औपचारिक रूप से यही हमारे सारे कार्य को करते हैं। ठीक है, इसी के पश्चात में अनुच्छेद 167 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 167 में दिया गया कि राज्य सरकार के कार्यों का संचालन तो कर दिया गया, अब राज्य सरकार के कार्यों के संचालन के पश्चात में जो भी सारा कार्य किया गया मुख्यमंत्री के महोदय जी के द्वारा, वो सारे के सारे कार्यों से अवगत कराएंगे कौन? मुख्यमंत्री महोदय। किसको? राज्यपाल महोदय को। ठीक है, ये जो भी सारा चीजें राज्य में होंगी, चाहे वो संसद में हो, सॉरी विधानमंडल में हो या अन्य कहीं पे हो, तो इन सारी चीजों की राज्यों में जो भी सारी गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो विधानमंडल में हो या अन्य कहीं पे पूरे राज्य में, उन सारी की सारी जानकारियों से रूबरू कौन करवाएगा राज्यपाल को? मुख्यमंत्री महोदय। तो इसी का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 167 के संदर्भ में कि मुख्यमंत्री महोदय सारी जानकारियों से अवगत कराएंगे राज्यपाल महोदय को। यही प्रावधान
अनुच्छेद 167 के मध्य में किया गया है। एंड इसी के पश्चात में एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 168 जो कि विधानमंडल के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 168 विधानमंडल का गठन का प्रावधान करता है। किसका प्रावधान? गठन का प्रावधान करता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने केंद्र में देखा था कि अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का गठन किया गया, ना कि राज्यसभा और लोकसभा का। उनका अलग अलग प्रावधान अनुच्छेद 79 और 80, ठीक है, वो 80 और 81। उसी प्रकार से यहाँ पे अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का गठन का प्रावधान, ना कि विधानसभा और विधान परिषद का। विधानसभा 170, विधान परिषद 171। इसको आगे हम देखने का प्रयास करेंगे एक क्लास के माध्यम से, ठीक है। तो यही हमारा बात करता है अनुच्छेद 168 विधानमंडल के गठन के संदर्भ में प्रावधान करता है कि पूरे के पूरे राज्य में एक हमारा विधानमंडल का गठन किया जाएगा, जिसमें हमारे 2 कमरे होंगे। एक को हम लोग विधानसभा और दूसरे को हम लोग विधान परिषद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। आर्टिकल 168 एंड 169, इसी में एक प्रावधान और याद रखिएगा कि 169 क्या याद रखिएगा? 169, ये 169 प्रावधान करता है विधान परिषद का गठन के संदर्भ में, यानी विधान परिषद का किस प्रकार से गठन किया जाएगा, अर्थात किस प्रकार से उसको निर्मित किया जाएगा और किस प्रकार से उसको समाप्त किया जाएगा, इसी का प्रावधान किया गया है। यानी विधान परिषद का उत्साद या समापन भी बोल सकते हैं, या इसी को अंत भी बोल सकते हैं, या अवसाद भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका उत्साद यानी किसी भी राज्य में, क्योंकि सारे राज्यों में तो विधान परिषद है नहीं, तो जब सारे राज्यों में नहीं है तो बाई चांस किसी राज्य को आवश्यकता ही पड़ गई कि हमको विधान परिषद बनाना है, तो वो बाकायदा इस अनुच्छेद के तहत अपने राज्य में विधान परिषद को बना सकते हैं और उसका समापन कर सकते हैं। बाकी इसी के संदर्भ में अभी 171 आएगा, वहां पे बाकायदा विधान परिषद के संदर्भ में दिया गया है कि विधान परिषद क्या होती है, विधान परिषद में कितनी सीटें, कैसा निर्वाचन, उसकी चर्चा हम अलग क्लास में करेंगे। फिलहाल में इसको हमने याद रखना है 169 के संदर्भ में, ठीक है। इसी के पश्चात में 170 आता है विधानसभा का गठन एंड 171 आता है विधान परिषद का गठन, अर्थात विधानसभा बनानी होगी तो 171, विधान एक प्रकार से बोले बनाने के लिए नहीं, बनाने के लिए तो ये बोल दिया गया। जो चर्चा की गई है विधानसभा के संदर्भ में, तो विधानसभा का प्रावधान 170 में और विधान परिषद का प्रावधान 171 में, ठीक है। तो फिलहाल में उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और एक नए अंदाज में करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में ये था हमारा राज्यपाल महोदय जी से रिलेटेड। काफी सारी चर्चाओं को हमने क्लास के माध्यम से कंप्लीट किया और काफी सारी चीजें हम लोगों ने जानी कि राज्य के स्तर पे क्या क्या सारी चीजें होती हैं, ठीक है। केंद्र के साथ में कंपैरिजन करते जाइएगा, सारी चीजें खुद ब खुद सेट होती चली जाएंगी, ठीक है। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी के यानी भारतीय संविधान के इसी अनुच्छेद के साथ में किसी नए क्लास में। तब तक के लिए जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जय हिंद।